बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साल का पहला दिन और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की पहली कार्रवाई। इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज मुलाकात का दिन था, अदालती ऑर्डर मौजूद थे। इमरान खान साहब को मिलने के लिए उनकी पार्टी के लोग पहुंचे, वकला पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। दाखिल नाके पे रोक लिया गया लोगों को और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ये पंजाब पुलिस का कारनामा है, साथ ही साथ जो जेल इंतजामिया है उनका कारनामा है, और सबसे बढ़ के इसके पीछे आसिम मुनीर साहब की ज़हनियत है कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आना चाहिए। लिहाजा ये साल के पहले दिन भी इन्होंने वही कारनामे जारी रखे जो कारनामे हम पूरे साल में 2025 में देखते रहे। तो 2026 का आगाज भी इसी तरीके से किया गया। एक और काम जो 2026 के पहले दिन किया गया, एक और बड़ी कार्रवाई, वो मैं आपको बताता हूं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। जो बड़ी नाकामियां हैं ना इनकी, जो बहुत बदतरीन किस्म की नाकामियां हैं 2025 की, वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक, जो पाकिस्तानी है ना, वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। जबरान अलियास साहब है, उन्होंने इस पे 4 चीजों की निशानदेही की है जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ के रजीम ने तबाह की है। नंबर एक, 58% डिक्लाइन हुआ है परचेजिंग पावर में। पाकिस्तानियों की जो खरीदने की ताकत है उसमें 58% कमी हुई है। इसीलिए लोग सर्दियों के कपड़े नहीं खरीद रहे, बकरा ईद के ऊपर जानवर नहीं खरीद रहे, ईदों पे नए कपड़े नहीं बना रहे। ये सारी सूरत हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। माजी में जो लोग ज़कात और खैरात बांटते थे, आज वो लोग मजबूर दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग सफेद पोश ऐसे हैं जो मदद मांगते हैं छुप छुप के। ये सूरत हाल बहुत सारी पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है वो विटनेस कर रही है। उन्हें आइडिया है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो नंबर एक, तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। उनकी जो खरीदने की सलाहियत थी, उनकी ताकत थी, वो खत्म हो गई और 58% तक उसमें कमी आई है। नंबर दो, 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और ये आदादो शुमार हुकूमती हैं। अब अगर आप वैसे देखें तो शायद इससे भी ज्यादा आधे पाकिस्तानी है या इससे ज्यादा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 साल 51 साल की लोएस्ट पे चली गई है। यानी इतनी कम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई 50-51 साल में जितनी सरमायाकारी अब कम हुई है। हालांकि इन्होंने SIFC नामी एक सफेद हाथी भी पाल लिया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, उसमें जर्नैल भी भर्ती कर लिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट, जो पाकिस्तान के अंदर एक बेरोजगारी है, वो 21 साल की बदतरीन उसके अंदर इजाफा हुआ है। यानी पिछले 21 साल में इतनी ज्यादा जो बेरोजगारी है वो कभी नहीं थी जितनी बेरोजगारी अब हो गई है पाकिस्तान में। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीजें जो तबाही फेरी गई। अब नाजरीन आप आ जाएं कि हुकूमत ने पहले ही साल के दिन में कौन सी एक और बड़ी कार्रवाई डाली। ये जुरैन निजामानी साहब हैं और एक नौजवान है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापा गया। ये आर्टिकल जैसे ही छपा वैसे ही इसे डिलीट करवा दिया गया। यानी अगर आप अभी जाकर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने, तो वो आप आर्टिकल ढूंढे, आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं। लेकिन आर्टिकल तो छप गया था, उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। लेकिन इस नौजवान के आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से क्यों डिलीट करवाया गया? और मेरी इत्तला के मुताबिक इसको हुकूमत ने डिलीट नहीं करवाया, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा दबाव डालकर डिलीट करवाया। जो उनका तरीका है, वारदात है, वही करते हैं। मुझे नौकरी से भी उन्होंने निकलवाया था। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्योंकि मेरा इदारा है और मैंने वहां पे बड़ा लंबा अरसा काम किया है, वो छोटा मोटा दबाव तो कबूल करते ही नहीं है। वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी पसली बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्हें ये आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा? ये जरा थोड़ा सा आर्टिकल का एक ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने रखता हूं। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है जी, इट इज ओवर, ये अब खत्म हो चुका है, या कहानी खत्म। इसका सिंपल मतलब यह कि कहानी खत्म, आपकी कहानी अब खत्म। इसका मतलब यह है, आर्टिकल कहता है जो ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक्तदार में है, इनको वैसे बूमर्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताया देता हूं, जो बूमर्स है ना, ये अलग अलग जनरेशन है। जो पूरी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और ये बिला वजह डिवाइड नहीं किया गया, इनकी सोच तब्दील हुई है। यानी इस दौर में रहने वाले लोग जिन हालातों वाकयात के अंदर बड़े हुए, उनकी सोच कुछ और है, इसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है।
उसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है, तो इस तरह इनको अलग अलग जनरेशन में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया। तो जो लोग 1946 से लेकर 1964 तक पैदा हुए, 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए, वो लोग जो है वो बूमर्स हैं, यानी उनकी जनरेशन जो है वो बूमर्स हैं। ये उनको मुखातिब करके ये आर्टिकल लिखा गया है। और उसके बाद जो लोग पैदा हुए 1965 से 1980 तक, ये जनरेशन एक्स है। फिर 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए, ये जनरेशन वाई है। फिर उसके बाद जेन जी, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, ये सबसे खौफनाक जनरेशन है जो कोई बात नहीं सुनती। ये 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले नौजवान हैं, जबकि 2012 से लेकर 2025 तक अभी तक जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्हें नाम दिया गया है जेन अल्फा। तो ये जनाब पाकिस्तान में इनकी तादाद आप देखें, जो सबसे ज्यादा मुसीबत बनी हुई है ना हुकूमत को, वो जेन जी के लोग हैं। जेन जी और जेन वाई, ये वो लोग हैं जो ब्रूटली फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को और ये बात नहीं सुनते किसी की। ये कहते हैं कि इमरान खान को हम फॉलो कर रहे हैं और ये जर्नैलों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तकरीबन 7.5 करोड़ लोग हैं 2012 तक जो पैदा हुए 1997 से लेकर जेन जी, और 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए ये 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं। ये पाकिस्तान का 20% है। तो ये जेन वाई और जेन जी, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो 50% लोग ऐसे हैं जो 1981 से लेकर 2012 तक पैदा हुए और ये किसी की बात नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेन अल्फा की है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या शायद उससे ऊपर नीचे हैं। ये बच्चे 8 करोड़ 75 लाख हैं और ये इमरान खान साहब के पक्के वोटर हैं। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का। 1980 से 1965 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो 2 करोड़ तो थोड़े 11% है। ये जो जेन बूमर है ना, बूमर्स जो बूढ़े लोग हैं, ये जनाब 1 करोड़ 23 लाख है और ये पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% बनते हैं। जेन वाई जो है वो भी पाकिस्तान का 20% है। ये वो लोग जो जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा के अंदर है, यानी जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों की तादाद मिला जुलाकर बनती है लगभग 85-86%। तो ये करेंगे ना पाकिस्तान का फैसला। तो बूमर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये अब कह रहे ताकतवर बूढ़े और मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, उनके लिए ये खत्म हो चुका है कहानी। अब नौजवान नस्ल जो कुछ आप उन्हें बेचना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी लेक्चर दें और जितने मर्जी सेमिनार आप करवा लें, आप हुब्बुल वतनी को फरोग देने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका कोई हरबा काम नहीं कर रहा। ये जो हुब्बुल वतनी है ना, ये फितरी तौर पे आती है जब सबको बराबर का मौका मिलता है, जब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसर निज़ाम मौजूद होता है, जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे और उनके हकूक़ को यकीनी बनाएंगे, तो आपको स्कूलों और कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। वो वैसे भी मोहब्बत करेंगे जब आप हालात को बेहतर कर देंगे, इंसानी हकूक़ होंगे। तो नौजवान जहन जो है, ये जनरेशन जेड अल्फा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना हुब्बुल वतनी का नुक्ता नजर बेचें, वो देख रहे हैं और वो खरीदना भी नहीं चाहते। इन्होंने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा जनाब के नौजवान किन किन चीज़ों में आपको नाकाम कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे नौजवानों को घेरा डालते हैं, वो आपका घेरा तोड़ देते हैं। ये बात ज़रूर है कि नौजवान जिंदा रहना चाहते हैं या वो भाग जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों के पास 2 ऑप्शन है। वो आपसे नफरत करते हैं, आपका सौदा नहीं खरीद रहे और आपके मुताबिक चलने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जैसे लोगों को मरते हुए देखा है, या वो पाकिस्तान में रहते भी हैं तो वो आपसे नफरत करते हैं, आपके बयानिए को नहीं अपनाते, वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो जिंदा रहना चाहते हैं। इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा और आबादी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी आप इंटरनेट को स्लो करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, जबकि उन्हें तेज इंटरनेट चाहिए। आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। वो बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास किताबें, सोशल मीडिया और कॉफी शॉप्स और बैठने उठने की जगह है जहां वो बैठते हैं। आपकी तकरीरें वो नहीं सुनते, ये उनके लिए मज़ायका खेज है और वक्त बदल रहा है और जितनी जल्दी आप समझें उतना बेहतर है। लेकिन आपको परवाह भी नहीं है कि आपके बच्चे क्योंकि बाहर हैं, आप रोजाना लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप साफ पानी पीते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको परवाह क्यों होगी? तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। और जो जनरेशन जेड है उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, वो आपको सुनना ही नहीं चाहती और वो स्पॉटिफाई सुन रही है।
ये भी इन्होंने इस पे लिखा। और उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, एक दिन अगर ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे पाकिस्तानियों के पास जाने के वसाइल होंगे, वो चले जाएंगे, और बाकी जो आधे हैं वो आपको म्यूजिक सुनाएंगे। तो एंजॉय द म्यूजिक। यानी ये सिंपल एक इडियोमेटिक तरीका है बताने का कि ये फिर आपका तबला बजाएंगे, ये जो बाकी बच जाएंगे आपको नहीं छोड़ेंगे। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं, हम आपका बयानिया अब नहीं खरीद रहे, ये पुराना हो चुका है, फरसुदा हो चुका है। ये आर्टिकल लिखा गया, इसको जनाब दबाव डाल के एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे इसको डिलीट करवा दिया गया। लेकिन अगर ये लगा रहता ना तो इतना मशहूर कभी ना होता जितना डिलीट होने के बाद मशहूर हुआ। अब ये जिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने ये आर्टिकल डिलीट करवाया है, ये ज़ुरैन निज़ामानी साहब को चाहिए उन्हें फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा करें, या फ़ोन पे नहीं कर सकते तो ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा करें कि अगर आप इस आर्टिकल पे तवज्जो ना देते और इसे डिलीट ना करवाते तो मेरा आर्टिकल कभी भी इतना मशहूर ना होता, शायद किसी की नज़रों में भी ना जाता, शायद मैं भी इस आर्टिकल के ऊपर कोई वीलॉग ना कर रहा होता। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि ज़बरदस्त काम कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ये ISI और ये वो करवाते हैं, DGISPR वगैरह, ये डिलीट करवाते हैं आर्टिकल्स, तो उन्होंने डिलीट करवा के इसको अमर कर दिया। नाज़रीन, अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अनाउंस किया कि वो 9 जनवरी को कराची जाएंगे। तो अब कराची का दौरा आ गया। 9 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, आज 1 जनवरी है। 8 दिन के बाद वो कराची जाएंगे। नेक्स्ट वीकेंड पे उनका कराची का दौरा है और सिंध में उस हवाले से तैयारियां हो रही हैं। अवामी रद्द-ए-अमल क्या होता है ये हमें उस दिन पता चलेगा जिस दिन वज़ीर आला कराची जाएंगे। लेकिन सिंध में जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तैयारियां हो रही हैं। बलूचिस्तान में इस हवाले से वॉल चॉकिंग हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी लॉन्चिंग अभी तक ड्यू है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचती है। तो नाज़रीन, 9 जनवरी को ये पहुँचेंगे कराची और सिंध पहुँचेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बैरिस्टर गौहर साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं ये आपके सामने रख देता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं आज जो हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तो बैरिस्टर गौहर साहब, मुलाकात की भीख, ये तो इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की वजह से है। आप इमरान खान साहब पे अगर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाएं, आप और किसी पे नहीं लगा सकते। इमरान खान जो कुछ भी अपनी बहनों को बताते हैं वो कहते हैं बाहर जाके बता दो, आपको भी बताते हैं, आप बाहर आके नहीं बताते, उनकी बहनें आके बाहर बता देती हैं। तो ये कसूर तो फिर इमरान खान का है ना। आप इमरान खान से गिला करेंगे इमरान खान साहब क्यों सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान से गिला करेंगे वो क्यों अपने मौक़िफ़ को नरम नहीं कर रहे, आप इमरान खान साहब से गिला करेंगे कि क्यों वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं कर रहे। आप इल्ज़ाम जो है वो लोगों पे ऐसे ही नहीं लगा सकते कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है। कभी कहते हैं बाहर लोग जिम्मेदार है, कभी कहते हैं अंदर लोग जिम्मेदार हैं, कभी कहते हैं इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी कसूर है। अब अगर इमरान खान की बहनों को सड़कों पे घसीटे तो उस पर अब जमीन आसमान के कलाबे में लाके तारीफें तो नहीं की जा सकती उन लोगों की, या उनके हाथों पे बैत तो नहीं की जा सकती। अब जो लोग जुल्म, बर्बरियत और जबर का सहारा लिए हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तशद्दुद का सहारा लिया है, जिन्होंने लोगों को गोलियां मारी हैं, उनको शाबाश तो नहीं दी जा सकती। गलत बात के ऊपर तनकीद ही होगी। अब गलत को गलत कहना भी अगर आपको लगता है कि आपकी मुश्किलात में इजाफा पैदा कर रहा है तो बैरिस्टर गौहर साहब पता नहीं आप किसका मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। बहरहाल शौकत बसरा साहब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बैरिस्टर गौहर का बयान उनकी ज़ाती राय है, उसका पार्टी पॉलिसी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये शौकत बसरा साहब ने कहा। वैसे अमूमन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रद्द-ए-अमल इस बयान के ऊपर यही है और तहरीक-ए-इंसाफ हैरान हो गई है कि ये बैरिस्टर साहब को हो क्या गया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते और वो मुज़ाकरात करेंगे इससे शहबाज शरीफ से जो इलेक्शन हार गया, जिसके बाद मैंडेट ही नहीं है मुज़ाकरात करने का। देखें, बहुत सारे लोग ये तनकीद करते हैं इमरान खान फौजियों से क्यों बात करना चाहता है, ये जनाब फिर फौजियों से बात कर रहा है, ये क्यों फौजियों को बीच में लेके आ रहा है सियासत के। और मुनाफिको खुदा का नाम लो, पाकिस्तान में सारी सियासत तो आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं, हर चीज़ तो उनके कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और सारी पार्टी रज रज के रोजाना कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर कर रहे हैं जो कर रहे हैं, आसिम मुनीर के कंट्रोल में पाकिस्तान है। और भाई जिस आदमी के कंट्रोल में उसी से बात करेंगे ना। दो ही तो बंदे पाकिस्तान में ताकतवर हैं, एक के पास अवामी मकबूलियत और अवामी ताकत है, दूसरे के पास बंदूक है। दो ही बंदे ताकतवर है ना, एक के साथ अवाम खड़ी हुई है और एक के साथ बंदूक खड़ी हुई है। इन्हीं दोनों के बीच में बात होनी है ना, या बाकी लटरम पटरम इनके साथ बात करेंगे जो बेचारे ना 3 में है ना 13 में है।
ये तो हाँक के इनको इधर ले जाएंगे, आसिम मुनीर इधर चले जाएंगे, आसिम मुनीर हाँक के इधर ले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। इनकी तो औकात ही कोई नहीं, टके की औकात नहीं है। भाई इमरान खान उनसे मुज़ाकरात कैसे करें जो इमरान खान से एक मुलाकात नहीं करवा सकते? जिसका कब्जा है आपने उसी से बात करनी है ना जाकर। भाई जिसने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उसी से आपने कब्जा छुड़वाना है। या आप जाके किसी और से बात करेंगे, भाई इन्होंने कब्जा कर लिया, मेरे ना गल कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। आसिम मुनीर का कब्जा है ना पाकिस्तान पे, तो आसिम मुनीर से ही बात करनी है इमरान खान ने। या एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है तो पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। ये हुकूमतें तो 3 में ना 13 में, इनकी तो औकात ही कोई नहीं है। ये तो दिन रात मदासराई में लगे हुए हैं, खुशामदों में लगे हुए हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये देखें जरा आप। ये स्टेटमेंट है मरियम औरंगजेब का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आप देखिए। साल 2025 में कुदरत ने पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। ये जो नवाजा लफ्ज है, नवाज नहीं है, याद रखिएगा, नवाजा। पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियों से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रत, स्ट्रेटेजिक बसीरत और गैर मुतजलजल अज़म ने ना सिर्फ मुल्की सलामती को यकीनी बनाया बल्कि पाकिस्तान की ताकत और इस्तकामत को मजीद मजबूत किया। मरियम औरंगजेब। अब इन लोगों से बंदा क्या मुज़ाकरात